जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे जो आपकी सीरीज चल रही थी, ठीक है, हिंदी की पीएस सेकेंड सेमेस्टर में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के मैंने कुछ वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं और कार्यालय हिंदी के कुछ पार्ट जो है अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि एक टॉपिक वाइज वीडियो चल रहे हैं, ठीक है, एक के बाद एक, तो आप जो है अच्छे से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है बताऊंगा कि कार्यालय हिंदी की सबसे पहले मैंने संकल्पना बताई थी, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया था कार्यालय हिंदी होती क्या चीज़ है। इन सारी चीज़ों के बाद मैं आप आज के वीडियो में कवर करूँगा कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या है, ठीक है, क्या पर्पज़ है और इसका क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं केवल जो है आपका यहाँ कार्यालय हिंदी का उद्देश्य के बारे में चर्चा करूँगा और क्षेत्र जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आप इसका जो क्षेत्र जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, जिससे कि वीडियो लंबा ना हो और आपको जो है इंटरेस्टिंग वीडियो लगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सेशन को फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, जिससे कि वो भी इस वीडियो के साथ जुड़ सकें और अच्छे से अच्छा अंक जो है प्राप्त कर सकें अपने एग्जाम में, और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो फटाफट आप लोगों को शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको बताना ना पड़े, डेली बाय डेली ये आप सारी चीज़ें कर दिया करिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल इतनी सारी चीज़ें जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, जिससे भी आपका जो है आपको भी फ़ायदा हो और मुझको भी जो है मोटिवेशन बना रहे और मैं वीडियो डेली बाय डेली आपको इस वीडियो पर मिलती रहे। तो यहाँ पर आपको क्या है, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या है। भारत चूँकि एक विशाल राष्ट्र है, आपको पता है कि भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, ठीक है, बहुत सारे इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो मिलकर भारत का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसकी अधिकांश जनता क्या है, हिंदी भाषी। यहाँ पर हिंदी भाषी लोग, हिंदी भाषा जानने वाले लोग रहते हैं और शासन के साथ उसका सीधा संबंध स्थापित करने के लिए संपर्क भाषा के रूप में हिंदी से बेहतर कोई भाषा नहीं है। कहने का मतलब है कि शासन के साथ जो शासन करने के लिए उसका संबंध जो है, मतलब शासन करने के लिए हिंदी भाषा से कोई अच्छी भाषा नहीं है, ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है कि इसलिए यह आवश्यक था कि स्वतंत्रता के पश्चात से ही शासन और समाज के बीच एक भाषा द्वारा समन्वय स्थापित किया जा सके, ठीक है। मतलब यह आवश्यक हो गया था कि स्वतंत्रता, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ है तो उसके पश्चात क्या है, शासन और समाज, ठीक है, मतलब शासन करने के लिए और जो है समाज के बीच में एक ही भाषा चले, ठीक है। इसलिए ये आवश्यक हो गया था कि जो है हिंदी को राजभाषा बना दिया जाए, ठीक है। इसलिए राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को रखना और राजभाषा प्रावधानों के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी हिंदी के प्रचार प्रसार द्वारा उसे राष्ट्रीय और वैश्विक बनाना इसका विस्तार उद्देश्य रहा है, ठीक है। यानी कि हिंदी ही सारे जो है राष्ट्र में और वैश्विक स्तर पर चले और इसका प्रचार प्रसार हो, यही इसका उद्देश्य जो है हो गया था। लेकिन राजभाषा संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में अनेक उपबंधों द्वारा अंग्रेजी को 15 वर्षों और उसके उपरांत निरंतर सह राजभाषा बनाए रखना हिंदी के लिए अहितकारी हुआ। कहने का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि अंग्रेजी को भी 15 वर्षों तक जो है और उसके उपरांत निरंतर सह राजभाषा के रूप में हिंदी जो है बनाई गई थी। तो ये चीज़ जो है अहितकारी साबित हुआ, ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि भारत की अधिकांश जनता गाँव में बसती है। आपको पता होगा कि भारत की जो अधिकांश जनता, चूँकि ये सब्जेक्ट जो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर है फ्रेंड्स, ये थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से और अच्छे से वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, जिससे कि आपकी सारी डाउट जो है क्लियर हो जाएगी। ये चैनल आपका ही चैनल है और सबसे पहले तो आप लोगों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ठीक है, बहुत बहुत प्यार बनाए रखने के लिए इस चैनल पे आप लोगों का। आप लोग बहुत सारा प्यार बनाए रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4000 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, और 4000 सब्सक्राइबर के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही प्यार और दुलार बनाए रखिए, ठीक है, जिससे कि चैनल बहुत ऊंचाइयों तक जाए और आपको भी पढ़ने में मज़ा आए, ठीक है। तो आप लोगों का ही प्यार है, आप लोगों के लिए ही ये सारा चीज़ जो है ये चैनल है। तो आप कुछ भी, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, इसका तुरंत रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भारत की अधिकांश जनता जो है गांव में बसती है। तो भारत की जनता आपको पता होगा कि लगभग गांव में ही रहती है और ग्रामीण प्रदेशों में हिंदी तथा विभिन्न स्थानीय बोलियां वहां की बोलचाल की भाषा के रूप में अभिव्यक्ति का आधार बनती है। कहने का मतलब है कहीं पर जो हिंदी बोली आती है, कहीं पर
तेलुगु बोली जाती है, कहीं पर मलयालम बोली जाती है, ठीक है। तो हर जो है राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। लेकिन इन्हीं क्षेत्रों में एक ऐसा तबका भी है जो अभी तक अशिक्षित है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि भारत में बहुत सारे लोग जो अशिक्षित भी अभी भी हैं, जो अशिक्षित हैं, हिंदी बोल और समझ तो सकते हैं लेकिन उसका मौखिक प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी कि हिंदी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और हिंदी का मौखिक रूप से भी प्रयोग कर सकते हैं, हिंदी मौखिक रूप से बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए रोजगार का महत्व अन्य चीज़ों से अधिक है, ठीक है। रोजगार का महत्व जो है उन लोगों के लिए अन्य चीज़ों से अधिक मायने रखता है, ठीक। तो ऐसे में क्या करना है यहाँ पे, ऐसे में राजभाषा संबंधी प्रावधानों को बनाते हुए हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा में यह भी निर्दिष्ट किया गया, जब हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाने लगा तो यह निर्दिष्ट किया गया कि भारत के सभी भाषाभाषी लोगों को हिंदी पढ़ना लिखना सिखाया जा सके। यानी कि क्या यहाँ पे किया गया कि हिंदी सभी लोगों को जो है हिंदी पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए, ये सारी चीज़ें जो है आ जाएँ। भारत अनेक भाषाओं का राष्ट्र होने के कारण, चूँकि भारत में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं, मैंने अभी बताया ऊपर कि सब हर राष्ट्र में, हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। तो अनेक भाषाओं का राष्ट्र होने के कारण और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते हिंदी राजभाषा तो बन गई, कहने का मतलब है हिंदी राजभाषा तो बन गई, लेकिन किंतु उसे अभी तक वह सम्मान प्राप्त नहीं हो सका जो वास्तव में किसी एक राष्ट्र की प्रधान भाषा को मिलना चाहिए। और ये सम्मान कौन प्राप्त करा सकता है? केवल आप ही लोग करा सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षा जो है, शिक्षा को आप अच्छे से जो है ग्रहण करिए और आप जो है आगे चल करके क्या करिएगा, यहाँ पे हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार जो है अच्छे से करवाइएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि भारत में अनेक भाषाएं चलने लगी और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते क्या हुआ, हिंदी राजभाषा तो बन गई, लेकिन हिंदी ही हर राष्ट्र में नहीं बोली जाती, ठीक है। क्योंकि भारत एक जो है राष्ट्र है, तो भारत में अब भाषा के चलते देखिए कहीं पे कोई भाषा बोले थे, कहीं पर भोजपुरी बोली जाती है, कहीं पर मलयालम, कहीं पर उड़िया, कहीं पर कुछ भी बोली जाती है। तो केवल एक राष्ट्र है भारत, तो उसमें एक ही भाषा चलनी चाहिए, ठीक है। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि एक भाषा चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि उसको राजभाषा तो बन गई, लेकिन अभी तक उसको वह सम्मान नहीं प्राप्त हो सका है, क्योंकि सभी जगह अलग अलग भाषाएं अभी भी बोली जाती हैं। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आप ही करा सकते हैं, ठीक है। तो वास्तव में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने के पीछे आरंभिक उद्देश्य भी यही था। क्या उद्देश्य था कि भारत के सभी शासकीय कार्य, जो शासन रूपी कार्य होते हैं, कार्यालय हिंदी के माध्यम से इसलिए किए जाएं जिससे भारत की अधिकांश जनता क्या हो सके, शासन द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों से परिचित हो सके। यानी कि कार्यालय हिंदी जो है इसी के माध्यम से सारे कार्य किए जाएं, जैसे कि भारत की जो जनता है वो भी उस भाषा को समझ सके और जो सरकार द्वारा जो भी नियम जारी होते हैं उनको अच्छे से समझ सके और उनकी योजनाओं का अच्छे से लाभ उठा सके, ठीक है फ्रेंड। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, इन नीतिगत निर्णयों का संबंध सीधे सीधे आम नागरिक से होता है। जो भी नीतिगत निर्णय होते हैं जो सरकार द्वारा लिए जाते हैं वो क्या है, आम नागरिक से होता है। ऐसे में आम नागरिक तक यदि सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी पूर्ण रूप से ना पहुंच सके तो आम नागरिक क्या हो सकते हैं, शासन की सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित रह सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया कि अगर आम नागरिक को ये जो भाषा का नॉलेज नहीं होगा तो क्या होगा, जो भी वहाँ से कार्यालय हिंदी के रूप में जो भी वहाँ से जो नीतियाँ जो सरकार की जो होती हैं, ठीक है, नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, जो भी वहाँ का लाभ होता है तो वो आम नागरिक को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनको वो भाषा जो है नहीं आएगी तब, ठीक है। तो वो यही चीज़ है यहाँ कहने का मतलब है। तो सरकार का कार्य समाज और नागरिकों का विकास करना है। सरकार का कार्य क्या है भाई, सरकार का कार्य यही है कि समाज में, अपनी सोसाइटी में जो नागरिक हैं उनको विकास किया जाए, ठीक है, उनका डेवलपमेंट किया जाए। वैश्विक स्तर पर, विश्व के स्तर पर भारत की पहचान अभी तक विकासशील राष्ट्र के रूप में है, ठीक है। यानी कि भारत अभी भी विकास की ओर चल रहा है, विकसित नहीं हुआ है अभी, तो विकासशील जो है भारत आता है। और विश्व के कई ऐसे देश हैं, ठीक है, विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या भारत के एक छोटे से राज्य की जनसंख्या से भी बहुत कम है। आप बहुत सारे जो है देश देखे होंगे जो भारत में केवल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या केवल कितनी है, ठीक है, जितनी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 21 करोड़ के लगभग है, तो उतनी ही जनसंख्या जो है एक देश में है, ठीक है, एक देश में भी उतनी जनसंख्या है, लेकिन वो देश जो क्या है, वो देश विकसित है और भारत अपना भी विकासशील में है, ठीक है। किस लिए है आप आगे देखते हैं। यहाँ पे जिनकी जनसंख्या भारत के छोटे राज्य की जनसंख्या से भी बहुत कम है, किंतु वे राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में रखे जाते हैं। उन राष्ट्रों ने अपनी राष्ट्र की प्रधान भाषा को ही अपने कामकाज की भाषा में प्रयोग में लाया गया, ठीक है। जो भाषा उनके मतलब वो क्यों विकसित है, क्योंकि उन जो है देशों में जो भाषा चलती है, जो राजभाषा है, उसी से वो सारे काम करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे अलग चलती है भाषा, वहाँ इंग्लिश चलती है, यहाँ पर जो है मतलब बहुत प्रकार की भाषाएँ चलती हैं। तो ये सब ऐसा नहीं है, क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि उन राष्ट्रों ने अपनी राष्ट्र
की प्रधान भाषा, जो उनकी प्रधान भाषा है, उसी को ही अपने कामकाज की भाषा में प्रयोग में लाया गया, जिससे वहाँ का शासन तंत्र क्या हुआ, एक और तो नागरिकों से सीधे संवाद कर पाने में सक्षम हुआ। जो उनका शासन तंत्र है, तो जो नागरिक, वहाँ की जो सरकार है, जो भी कुछ बताती है, जो भी कुछ लाभ जो है नीतियाँ निकालती है, तो उनको सीधे संवाद के द्वारा, क्योंकि सभी जगह एक ही भाषा चलती है, तो उनको लाभ जो है जल्दी मिल सकता है। ठीक है, तो जिससे कि वहाँ का बिग डेवलपमेंट अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है अपने देश के मुकाबले। तो वहीं दूसरी ओर नागरिक भी क्या करते हैं, अपनी भाषा में ही सरकार द्वारा बनाए गए नियमों, वहीं जो उनके जो नागरिक हैं, जो उनके रहने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपनी ही भाषा में। तो फ्रेंड्स, वहाँ क्या होता है कि वहीं दूसरी ओर नागरिक भी अपनी भाषा में ही सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और प्रावधानों को सहजता से समझ पाने से अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई। कहने का मतलब है कि जो नागरिक, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वो भी जो वहाँ की भाषा चलती है, उसी सरकार के द्वारा जो बनाए गए नियम होते हैं, उन्हीं नियमों को मानते हैं और उनकी जल्दी ही जो है वहाँ से उनका सीधा संवाद होता है। उनकी भाषा एक ही है, तो जल्दी से वो उस भाषा को समझ पाते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, जल्दी ही। तो ये चीज़ कहने का मतलब यहाँ पे ये है। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि भारत में इसके विपरीत स्थिति आज तक यह बनी हुई है, क्या बनी हुई है कि ऐसे राज्यों में जहाँ उस राज्य की कार्यालयी भाषा हिंदी है, यानी कि ऐसे राज्य हैं जहाँ की भाषा तो हिंदी, कार्यालयी भाषा हिंदी है, लेकिन वहाँ अभी भी उच्च पदों पर अंग्रेजी मानसिकता वाले लोगों का आधिपत्य है। यानी कि वहाँ पर भाषा तो हिंदी है, कहने के लिए केवल हिंदी है, लेकिन बहुत वहाँ चलती कौन सी भाषा है, अंग्रेजी। ठीक है, तो ये चीज़ है। ऐसे में ना तो वे अपने अधिकारों को जान पाते हैं, कौन, जो वहाँ के लोग होते हैं, ना तो अपने अधिकार जान पाते हैं, क्योंकि उनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती है। और वहाँ के जो कार्यालय में लोग बैठे हुए हैं, वो कौन सी भाषा यूज करते हैं, अंग्रेजी। ठीक है, तो जो भी चीज़ जारी करते हैं, नीतिगत जो भी नीतियाँ जारी करते हैं, वो इंग्लिश में, तो वहाँ के जो लोग हैं नहीं समझ पाते हैं। ठीक, तो और ना ही शासन से सीधा संवाद कर पाते हैं। तो वही चीज़ है, शासन से सीधा संवाद कैसे कर पाएंगे जब भाषा सब दोनों की चेंज है। न्यायालय में आज भी कामकाज की भाषा अंग्रेजी ही मानी जाती है। आपको पता होगा कि अपने भारत में आज भी न्यायालय में जो है कामकाज की भाषा अंग्रेजी ही मानी जाती है। ठीक है, वहाँ अंग्रेजी ही भाषा यूज होती है। भारत में विधि के क्षेत्र में हिंदी की जितनी अपेक्षा की गई, उतनी किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। ठीक है, विधि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस भाषा की अपेक्षा की गई, तो वो है हिंदी भाषा। अधिकांश न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले वाद और होने वाली बहसें आज भी अंग्रेजी में होती हैं। ठीक है, जो अधिकांश जो न्यायालय होते हैं, उनमें न्यायालय का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, जो कोर्ट होता है जहाँ पे जज लोग बैठते हैं। ठीक है, तो अधिकांश न्यायालय में क्या होता है, प्रस्तुत किए जाने वाले वाद और होने वाली बहसें जो है आज भी अंग्रेजी में होती हैं। जो वहाँ पे एक पक्ष दूसरे पक्ष की बात सुनता है, तो वो सारी चीज़ें अंग्रेजी में होती हैं और अपने अपने वाद के संबंध में वादों या प्रतिवादों को यह भी नहीं पता चल पाता है, वादी या प्रतिवादी को यह भी नहीं पता चल पाता है कि न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो चीज़ है, जो बात है, वो मेरे पक्ष में कह रहे हैं या मेरे विपक्ष में कह रहे हैं, जब उनको भाषा नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आगे क्या है कि मतलब वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके वाद को अधिवक्ता द्वारा कितनी मजबूती से प्रस्तुत किया गया, यानी कि जो उनका वकील है, ठीक है, वो उनके पक्ष में कह रहा है या उनके विपक्ष में कह रहा है। तो ये भी चीज़ वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो भाषा है वो अंग्रेजी चल रही है। ठीक, तो और उनके उस वाद को उसके पक्ष में प्रस्तुत किया जा रहा है अथवा नहीं, ये चीज़ कहने का मतलब है कि वो ये भी नहीं जान पा रहे हैं, जो वहाँ का जो क्लाइंट है, ठीक है, वो यह नहीं समझ पा रहा है। जिस समय राजभाषा संबंधी प्रावधानों को रखा गया था, उस समय क्या हुआ कि उस समय उसमें यह भी सुनिश्चित किया गया था कि जहाँ भी राजभाषा हिंदी में कार्य करते हुए कर्मचारी को परेशानी का सामना करना पड़े, वहाँ अंग्रेजी के शब्दों को, यानी कि अगर उनको हिंदी भाषा में काम करने में कोई परेशानी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अंग्रेजी के शब्दों को जो है यथावत देवनागरी में लिख सकता है। ठीक है, देवनागरी लिपि है हमारी, तो उसी में लिख सकता है। चूँकि प्रशासन की अपनी सुनिश्चित शब्दावली होती है, प्रशासन की अपनी जो सुनिश्चित शब्दावली, जो प्रशासन में अपनी अलग ही शब्दावली होती है, ठीक है, अलग ही वर्ड्स होते हैं, अलग ही लैंग्वेज होती है, इसीलिए आपको कार्यालय हिंदी पढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसे में अंग्रेजी के अनेक शब्दों का अनुवाद जो है संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, हर शब्द का आप ही समझ सकते हैं कि कैसे अनुवाद संभव हो सकेगा, इसीलिए उन शब्दों को देवनागरी में लिप्यंतरित कर, ठीक है, देवनागरी लिपि में लिप्यंतरित कर उसका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे सामान्य व्यक्ति उस पत्र के मंतव्य को समझ सके। ठीक है, अंग्रेजी के जो अनेक शब्दों का अनुवाद संभव नहीं है, इसलिए क्या है कि उसी शब्द को देवनागरी लिपि में लिप्यंतरित करके जो है उसको हमारे नागरिकों के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि वो भी उसको समझ सकें अच्छे से। ठीक, तो यही चीज़ है। फिर जो देखते हैं कि समाज के बहुसंख्यक वर्ग, जो समाज का बहुसंख्यक वर्ग है, बहुसंख्यक वर्ग का मतलब है कि ऐसा वर्ग जिसकी संख्या जो है समाज में बहुत है, तो समाज के बहुसंख्यक वर्ग तक
शासन की नीतियों को सहज रूप से पहुंचाते हुए। अब यहाँ पे ये मेन पॉइंट है, ये जो लाइनें हैं इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। अगर क्वेश्चन आ गया बाई चांस कि आपको क्या पढ़ना है, मतलब कि अगर क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि आप कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या है, कार्यालय हिंदी किस लिए जो है लाई गई, इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है, हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है, ठीक। तो कार्यालय हिंदी का क्या उद्देश्य है, तो यही इसी लाइन में आपको यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा कि समाज के बहुसंख्यक वर्ग तक यानी कि जो बहुत सारी संख्याएं जिस समाज में होती हैं उन वर्गों तक शासन की नीतियों को, ठीक है, जो शासन की नीतियाँ होती हैं, जो शासन की बहुत सारी स्कीम चलाई जाती हैं, ठीक है, सरकार द्वारा, उनको सहज रूप से, ठीक है, अच्छे से सहज रूप से पहुँचाते हुए सामान्य नागरिकों को, जो सामान्य नागरिक होते हैं उनको उनके अधिकार जो होते हैं उनके प्रति जानकारी देना, उनके जो अधिकार हैं उनको बताना कि आपके क्या अधिकार हैं, यही कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ये आपको बताना ना पड़े। इसके अलावा शासन, ठीक है, और क्या उद्देश्य है, इसके अलावा शासन और प्रजा के बीच सीधा संवाद, यानी कि जो शासन का मतलब है आपकी सरकार जो हो गई, गवर्नमेंट हो गई, और प्रजा, ठीक है, प्रजा का मतलब आम नागरिक होते हैं, उनके बीच में सीधा संवाद स्थापित करना भी आपका कार्यालय हिंदी का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये लाइनें आप लिख सकते हैं वहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अत लघुत्तरी में आ गया तो आप जो है इतनी जो है यहाँ पे लाइनें लिखेंगे, और अगर ये लांग में आता है तो आप जितना मैंने पढ़ाया है ये सारा कुछ वहाँ पे लिख सकते हो। तो राष्ट्र के विकास में, ठीक है, अगर राष्ट्र का विकास करना है, राष्ट्र के विकास में सामान्य नागरिक की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना, यह सभी जो है कार्यालय हिंदी के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने क्या समझा कि इस जो कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आप लोगों ने जाना, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, इसमें समझ में ना आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, अगर समझ में आ रहा हो तो आप बताइएगा कि समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप जो है क्या समझ में नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और अगर टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है उससे जुड़ जाएगा। बाकी की मेरे सोशल मीडिया लिंक जितनी भी हैं, फेसबुक हो गया, ठीक है, ट्विटर हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों की लिंक जो है वहाँ पे दी गई है, उस पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको पर्सनल मैसेज करना है तो आप वहाँ से मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।